नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है खासकर इसमें जो पार्ट डी है ना, वो नहीं समझ में आ रहा होगा। जिनको क्वेश्चन देखना हो क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट ए जल्दी से बस बता देता हूं मैं आपको, सबको पता होगा, नेम द प्रोसेस इलिस्ट्रेटेड, ठीक है। प्रोसेस क्या है? पार्ट ए, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, करेक्ट। उसके बाद पार्ट बी, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, कैथोड पे, ये भी हमें पता है, हमें पार्ट डी को डिस्कस करना है यहाँ डिटेल में, ओके, करेक्ट। तो देखिए, एनोड पे मिलती ऑक्सीजन गैस, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस, करेक्ट। उसके बाद एक और बात हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है इट इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। मतलब जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा उसका डबल हाइड्रोजन का मिलता है, करेक्ट, ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी देखिए, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये सबको पता होगा, ये रही आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये वाली, ठीक है। 2s2 इन द लिक्विड, इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया, इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, करेक्ट। ऑक्सीजन कहाँ मिली हमें? एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ मिली? कैथोड पे, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है ना, ये हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं पार्ट डी के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, पार्ट डी भी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। अब देखो यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन तो डिटेल में करूंगा, लेकिन फिर पहले आप एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, उसके बाद एग्जाम में क्या आंसर लिखना है बस उतना ही लिखना है। एक्सप्लेनेशन तो मैं बहुत सारी करने वाला हूँ, बट फाइनली आपको आंसर जो मैं बताऊंगा वो आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए, उसने बोला द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ does not take place if a few drops of dilute hydrochloric acid are not added to the water. Why it is so that, मतलब हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा हम लोग डालते हैं। रीजन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में फ्री आयंस होंगे, कौन कौन से? H+ आयन और सल्फेट आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, SO4 2-। तो ये फ्री आयंस क्या करते हैं, ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। बस सिंपल सी बात आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए या कंडक्टिविटी के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? फ्री आयंस की, ठीक है। तो बस इतना सा ही काम है। H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, H2SO4 क्या करेगा? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये देखिए पार्ट डी का, यहां से लेके ये आंसर आप पढ़ लीजिए। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर अगर आप लोगे तो प्योर वाटर में ओनली वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी यहाँ पर फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना। पढ़ लीजिए, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स वेरी फ्यू आयंस, है ना, ठीक है। मतलब वो ऐसा क्यों लिख रहा है वेरी फ्यू आयंस? बिकॉज उसमें H+ और OH- तो थोड़ा बहुत होता है ना, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H+ एंड OH-, लेकिन ये H+ और OH- आपका कंडक्टिविटी नहीं करते हैं ना। मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, मोटा माटी आप ये समझो कि वाटर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, ऐसे आप समझो ना। मतलब प्योर वाटर में कोई फ्री आयंस नहीं होते, प्योर वाटर में कोई फ्री आयंस नहीं होते, ऐसे समझो आप। अब इसलिए आपको बाहर से आयन लाने की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा आयन, फ्री आयंस। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस readily in pure water. A few drops of dilute sulfuric acid are added to increase the concentration of ions, thus improve, है ना। मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाइल्यूट H2SO4 होता है वो हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पास फ्री आयंस मिल जाए। कौन कौन से? H+ और सल्फेट आयन, ये फ्री आयन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बस सिंपल सी इतनी सी बात है, ये पढ़ लेना आप आराम से। सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड, करेक्ट। सल्फ्यूरिक एसिड केवल क्या करता है? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ध्यान रखिए। अब सुनो ध्यान से, तो ऐसे तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को हटा के कंडक्टिविटी करने के लिए तो हम K2Cr2O7 भी ला सकते हैं, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ला सकते हैं। K2Cr2O7 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये भी तो फ्री आयंस देगा ना। ये देखिए भाई, K+ आयन और डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा? Cr2। ये सब बस आपको फाइनल आंसर लिखना है, जो भी मैं बताऊंगा परेशान मत होइएगा। O7 2-, ठीक है। ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया, ठीक है। तो ये भी तो फ्री आयंस दे रहा है, ये भी तो कंडक्टिविटी कर देगा। तो हम H2SO4 की जगह उठा के हम K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्यों नहीं डाल रहे? तो सुनिए ध्यान से, अभी यहाँ पे एक लाइन हमने पढ़ी कि सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जो आपका K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। मतलब समझिए, पहले समझिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, आपको पता है, जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट। अब बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही होगी तो ये रिएक्शन करने की कोशिश करेगा वहां पर, है ना, मतलब आपके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को ये डिस्टर्ब कर देगा। आइए देखते हैं कैसे डिस्टर्ब कर देगा, पढ़िए। हेंस द नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल नॉट अकर प्रॉपरली एंड द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल चेंज, है ना। फिर से ध्यान से सुनिए, H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर K2Cr2O7 अगर आप डालोगे तो ये फ्री आयंस तो देगा, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन में मतलब ये कहीं ना कुछ केमिकल रिएक्शंस भी शो करेगा। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन ये शो करेगा। देखिए, ये सब याद नहीं करना बेटा, बस मैं समझा रहा हूं, है ना, ध्यान से समझो। होगा क्या, अगर आपने क्या यूज कर लिया, K2Cr2O7, अभी मैंने आपको बताया था ये दो तरीके के आयंस आपको देगा, कैटायन K+ और डाइक्रोमेटायन Cr2O7 2-, करेक्ट। क्रॉस करा लो तो आंसर वही आ जाएगा, K+ Cr2O7 2-, है ना, इसका +1 इधर 2 इधर, तो बन जाएगा वापस से K2Cr2O7, यही बन जाएगा ना, ठीक है ना। चलो अब देखो होता क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। क्यों होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रेडिश ऑरेंज क्यों होता है, डाइक्रोमेट आयन की वजह से। बेटा ये डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 2- क्या है, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो इसी की वजह से कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है और हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है ना। अब देखो रिडक्शन कैसे हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब H+ आयन क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन लेता होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती होगी। बस सुनो बेटा ध्यान से, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाती होगी। लेकिन अगर सोचो जिस H+ के रिड्यूस होने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन होना, ओके, जिस H+ के रिड्यूस होने से हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर उसी H+ को कोई डिस्टर्ब कर दे तो ये देखो डाइक्रोमेट आयन आएगा। अगर तुमने डाइक्रोमेट डाल दिया, है ना, एसिडिक मीडियम, ये छोड़ो आप, ये इसलिए लिखा है थोड़ा सा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं ना, ठीक है। बट अगर प्योरली आप डाइक्रोमेट आयन भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अब सुनो ध्यान से, H+ जो होगा सिस्टम में, उसको ये क्या करेगा, जिस H+ की वजह से हाइड्रोजन गैस बन रही थी, उस H+ को ये क्या करेगा, ये देखो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, ये डाइक्रोमेट आयन खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसी हाइड्रोजन को पकड़ के वापस से वाटर बनाने लगेगा। चेक करो, मतलब जहां से हाइड्रोजन गैस निकलने वाली थी, जिस H+ से हाइड्रोजन गैस निकलने वाली थी, उसको इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ये देखिए, और वापस से वाटर बनने लगेगा। मतलब जहां हाइड्रोजन गैस आपको मिलनी चाहिए थी, तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस किसकी वजह से बन रहा था, H+ की वजह से, और H+ को ही इसने एक तरीके से क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया H+ का ही, ये देखिए। और ये देखो, मतलब सीधी बात बोले तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, वाटर वापस से बन गया ना। तो यहाँ पर यहाँ पे Cr2O7 2- +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ये +3 में चला गया, देखो +3 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6 आएगा। बहरहाल इसमें आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपने मेरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली क्लास नहीं करी तो इसमें आपको नहीं जाना है, परेशान मत होइए। बस आप ये देखिए मोटा माटी, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये देखो, ये क्रोमियम हमारा +6 से कहाँ गया, +3 में, यानी कि रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी कि क्रोमियम खुद तो रिड्यूस हो जा रहा है ना, खुद तो रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर हो जाएगा। इसका कलर कैसा था, ऑरेंज, इस आयन का Cr2O7 2- ऑरेंज, और क्रोमियम आयन जो बन जाएगा, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो सिस्टम में एक तो कलर में चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि जो Cr+6 स्टेट में है वो ग्रीन में चला जाएगा, ऐसे, है ना। और आपका हाइड्रोजन की मात्रा बनेगा, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बनेगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतना हाइड्रोजन नहीं बनेगा जितना पहले बन रहा था जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। जब हमने H2SO4 डाला था, तो जितना हाइड्रोजन H2SO4 के केस में बन रहा था प्रॉपर्ली, जो 2:1 के रेशियो में हमारे पास आ रहा था, ये देखिए, ये जो वॉल्यूम आ रहा था 2:1 के रेशियो में, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K2Cr2O7 ने क्या किया, बनने वाले मतलब हाइड्रोजन जिस H+ से बन रही थी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया, तो हाइड्रोजन गैस सप्रेस्ड हो जाएगी, मतलब उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन इज सप्रेस्ड, करेक्ट। और एनोड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एनोड पे जो ऑक्सीजन जिस तरीके से निकल रही थी उसी तरीके से निकलेगी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा पे प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइड्रोजन की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो ऑक्सीजन गैस इज स्टिल नॉर्मली, बट K2Cr2O7 हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन द एनोड। एनोड पे कोई दिक्कत नहीं हुई, कैथोड पे दिक्कत करेगा, हाइड्रोजन गैस का को सप्रेस कर देगा, बस सिंपल। अब सुनो, ओवरऑल अगर आप देखो तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट प्रोसीड प्रॉपर्ली। कब, जब हम क्या डाल देते हैं, K2Cr2O7 डालोगे तो भैया नॉर्मली इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी जैसे होती थी, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है। कब, जब हम K2Cr2O7 डाल देते हैं, ठीक है ना। और K2Cr2O7 रिड्यूस हो जाता है, कैसे,
ये क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाएगा, +3 पे चला जाएगा। मतलब आप कलर एग्जाम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भैया ये ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर की तरफ चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो द प्रोसेस बिहेव मोर लाइकली रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिडॉक्स ज्यादा देखने को मिल रही एज कंपेयर टू प्योर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस उतनी नहीं हो रही। अब तो यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन डोमिनेट कर रही है। रिडॉक्स 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 में भी क्या हो रहा है, ये देखो रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, H+ का ऑक्सीडेशन, और क्रोमियम आयन का क्या हो रहा था, रिडक्शन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां होता है उसको तो हम रिडॉक्स बोलते हैं। ये तो ये सारी चीजों नहीं। सर हम एग्जाम में क्या लिखें, आप एग्जाम में ये लिखोगे H2SO4 डालने से, ये पढ़ लीजिएगा, और K2SO7 डालने से क्या होता है, इफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एडेड, है ना। देखो मैं आपको बताऊं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बार बार क्यों लिखा था बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ थोड़ा सा एसिड हम मिला के ही डालते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा, इसलिए बार बार लिखता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ठीक है, अगर ये हमने यूज कर लिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल बी डिस्टर्ब। इलेक्ट्रोलिसिस अब उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विल टेक पार्ट इन द साइड रिएक्शंस, है ना। वही बात जो मैंने आपको बताई, इस तरीके की रिएक्शंस आपको कैथोड पे देखने को मिलेंगी, साइड रिएक्शंस होने लगेंगी, है ना, जिससे कि प्योर इलेक्ट्रोलिसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। हेंस द नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल नॉट अकर प्रॉपर्ली एंड द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विल चेंज। ठीक है, तो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सुनो, अगर आपको वन लाइन में आंसर करना है, रिएक्शन बेटा कोई नहीं लिखनी एग्जाम में, परेशान मत होइए। रिएक्शन जो बस उसने पूछी थी ना कि ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, बस ये वाली ओवरऑल आपको पार्ट सी में लिखनी थी। अब ये रहा वन लाइन आंसर, इतना लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें, फुल मार्क्स। ये तो मैंने आपको समझाया कि हो क्या रहा था। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, वेयर एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आपने डाल दिया देन इट विल इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ड्यू टू द इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। तो मेनली यहाँ पे आंसर बस इतना लिखोगे, ये 2 लाइन आप लिख देंगे तो आपको आंसर एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। करेक्ट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। करेक्ट, एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ये क्वेश्चन रहा, ठीक। फिर ये पार्ट ए बी सी का आंसर, उसके बाद ये भी पढ़ना हो पढ़ लेना। व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एडेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इट डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये छोड़ो, इसको रहने दो, है ना। पढ़ना हो तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंटरफेयर विद द नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, पढ़ना पढ़ लेना। फिर ये देख लो, एनोड पे रिएक्शन देखना हो तो देख लो, बाकी लिखना नहीं है, सब लिखना नहीं है ना। ओवरऑल क्या दिक्कत हो जाती है जब K2 से R2O7 डालते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिस्टर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन गैस सप्रेस हो जाती है, कम मिलती है, और K2 से R2O7 खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द प्रोसेस बिहेव लाइक अ रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बल्कि क्या होना चाहिए था, प्योर इलेक्ट्रोलिसिस ना होकर अब रिडॉक्स होने लगती है, बस सिंपल। और वन लाइन आंसर ये रहा, ये वन लाइन आंसर ले लीजिए स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिए। बस बेटा इतना लिखना है पार्ट डी में, और कुछ नहीं।